अब देखो जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग विद द टॉपिक रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब क्या होता है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, क्या कंसेप्ट है? देखो आप ध्यान से समझना। आप लोगों ने वर्ड तो सुना है डिबेंचर, और ये टॉपिक क्या क्लास 12th के अंदर भी था, बट वहाँ पर नॉर्मली पिछले 2-3 साल से डिलीट हो रहा है टॉपिक, ठीक है ना? तो बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाऊंगा मैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एक बार। अब जैसे हम लोग बात करते हैं टॉपिक रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की, देखो एक बात ध्यान से समझना। जैसे मैंने बात किया टॉपिक रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड डिबेंचर? ये तो सबको आइडिया है कि डिबेंचर बेसिकली क्या होता है, दे आर सिक्योरिटी इशूड बाय कंपनी, जिसके ऊपर कंपनी को क्या पे करना पड़ता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और एक टाइम बाद डिबेंचर क्या करना पड़ता है, दोबारा रिडीम करना पड़ता है। अब है ना, ये टॉपिक आपको तब अच्छे से समझ में आ जाएगा जब आप इशू ऑफ डिबेंचर बिल्कुल क्लियर है आपको। मतलब आप लोगों ने फाउंडेशन लेवल पे इशू ऑफ डिबेंचर पढ़ा था, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ वो बिल्कुल अच्छे से आता है। इशू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, स्टार्टिंग में प्रीमियम का प्रोविजन बनाते थे, ठीक है ना? बेसिक इशू की एंट्रीज अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है ना? तो एक बार स्टार्ट करते हैं। देखो डिबेंचर तो लिखो, तुम लोग स्टार्ट करो, लिखो। द डिबेंचर्स आर द डिबेंचर्स आर द सिक्योरिटीज इशूड by the company. The debenture are the security issued by the company which are redeemable, after a fixed period of time, after a fixed period of time, and on which the company is required to pay. The company is required to pay fixed rate of interest. Fixed rate of interest. ठीक है? अब जैसे स्टडी मटेरियल में एक टॉपिक स्टार्टिंग में गिवन है टाइप्स ऑफ डिवेंचर। ये भी सब तुम लोग पढ़ चुके हो, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, रजिस्टर्ड बेयरर, फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज। बट ये प्योरली थ्योरी के लिए, इसलिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल में यूज नहीं। इसमें मेन ये वाला पॉइंट समझ लेना। एक तो मैं बात करता हूँ कन्वर्टेबल डिबेंचर, और एक बात करता हूँ नॉन कन्वर्टेबल। ये थोड़ा सा काम आएगा। व्हाट इज कन्वर्टेबल डिबेंचर्स? बताओ। मतलब ऐसे डिबेंचर विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। कन्वर्टेबल बाकी बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, बाकी प्योर थ्योरी के लिए। कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब क्या होता है? ऐसे डिबेंचर जो एक समय के बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो कहलाता है कन्वर्टेबल डिबेंचर। और नॉन कन्वर्टेबल क्या होता है? ऐसे डिबेंचर जो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होते, वो कहलाते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे डिबेंचर विच हैव द ऑप्शन टू गेट कन्वर्ट आफ्टर अ फिक्स पीरियड इनटू इक्विटी शेयर, वो कहलाते हैं कन्वर्टेबल। और दोज डिबेंचर जिसके बाद ऑप्शन नहीं है कन्वर्ट होने को, कहलाते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, ठीक है ना? अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले व्हाट आर द बेसिक मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन, कि रिडेम्पशन कंपनी कैसे करती है। मतलब कंपनी जब भी इनको पेमेंट करती है, पेमेंट कैसे करेगी, है ना? कि डिबेंचर को जैसे मान लो इशू किया 2021 में, अपने को रिडीम करना है 2030 में। तो 2030 में जब रिडीम करेंगे तो कैसे रिडीम करेंगे, वो हम लोग मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन की बात होती है। पहला मेथड है लमसम पेमेंट। लमसम पेमेंट मतलब आपने जिस दिन पेमेंट करना है उस दिन एक साथ पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया। लमसम मतलब क्या हुआ? जिस दिन हमको पेमेंट करना है हमने एक साथ पेमेंट कर दिया, कहलाता है लमसम पेमेंट। सेकंड हो गया पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करना है। इंस्टॉलमेंट मतलब हमने धीरे धीरे पेमेंट करना चालू किया। जैसे मान लो मैंने 2025 से फिक्स इंस्टॉलमेंट में रिडेम्पशन धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया, कहलाता है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। थर्ड होता है ओपन मार्केट से परचेज करना। यहाँ पे जनरली मैं एक वर्ड और लिख रहा हूँ, ओन डिबेंचर। ओपन मार्केट से परचेज करना कब वायबल होता है? जैसे मान लो आज, जैसे तुम एक चीज समझना, सेकेंडरी मार्केट। अब मान लो जैसे इक्विटी शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, उसे डिबेंचर मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। मान लो 100 रुपए का डिबेंचर ओपन मार्केट से कोई बंदा 98 में बेचने को तैयार हो गया। ओपन मार्केट मतलब क्या हो? जैसे मान लो मिस्टर ए मेरा डिबेंचर होल्डर है, मार्केट में रेट चल रही है मान लो 100 रुपी। मैं मिस्टर ए के पास गया, मैंने कहा यार आपको मान लो मिस्टर ए को पैसों की जरूरत जल्दी है। तो मिस्टर ए कहता है कि मैं काम करता हूँ 100 का डिबेंचर में 95 में बेचने को तैयार हूँ। तो ये कहलाता है ओपन मार्केट से खरीद लिया अपन ने जाकर के, मतलब अपने डिबेंचर को दोबारा खरीद लिया अपन। अभी आगे प्रैक्टिकल में और डिस्कस करेंगे। और चौथा होता है कन्वर्जन। तो डिबेंचर को रिडीम करने के 4 तरीके हैं। पहला हो गया तो लमसम पेमेंट, मतलब एक साथ पेमेंट करो। सेकंड होता है इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करो। थर्ड होता है ओपन मार्केट से परचेज करना, और चौथा होता है शेयर्स में
कन्वर्ट करना। तो दीज आर द बेसिक मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन, ठीक है ना। अब इन सब मेथड्स के साथ में यहाँ पर ये ध्यान रखना, रिडेम्पशन जो होता है ना वो कंपनीज एक्ट से गवर्न होता है। रिडेम्पशन किससे गवर्न होता है? तो अपने को रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर करते टाइम जैसे अपन ने प्रेफरेंस रिडेम्पशन पढ़ा था उसमें भी अपन ने सेक्शन 55 पढ़ा था कंपनीज एक्ट का, उसी तरह ध्यान रखना जब हम लोग डिबेंचर रिडेम्पशन पढ़ेंगे तो यहाँ पर सेक्शन 71 के प्रोविजन अप्लाई होंगे विद रिस्पेक्ट टू रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है ना। अब वो सेक्शन क्या बोलता है तो देखो ध्यान से समझना, प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट अंडर इशू ऑफ डिबेंचर, मतलब कंपनीज एक्ट के क्या प्रोविजन है डिबेंचर को लेकर के। सेक्शन 71 बेसिकली डील करता है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से, और वो क्या बोलता है 71(1), 71(2) और 71(4), ये 3 सब सेक्शन हो गए, ठीक है ना। मतलब इसको डिटेल में तुम लोग लॉ में पढ़ोगे, बट बेसिक ध्यान रखना सेक्शन 71(1), 71(2) और 71(4। अब ये क्या बोलता है, पहला पॉइंट पढ़ो, अ कंपनी में इशू डिबेंचर, ये प्रोविजन किसके हैं? इशू ऑफ डिबेंचर के। अ कंपनी में इशू डिबेंचर विच एन ऑप्शन टू कन्वर्ट सच डिबेंचर इनटू शेयर इधर होल और पार्ट एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। वापस ध्यान देना क्या बोल रहा है पॉइंट, एक कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है जिसके साथ ऑप्शन अटैच हो, क्या कि वो डिबेंचर कुछ टाइम बाद शेयर में कन्वर्ट हो जाए, या तो सब या कुछ पार्ट। मतलब जैसे मान लो कंपनी ने 10 लाख के डिबेंचर इशू किए, आधे को तो बोला कि भैया इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लो, आधों को नहीं बोला। आगे क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड दैट इशू डिबेंचर विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट सच डिबेंचर इनटू शेयर शुड बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड एट एजीएम। जब कंपनी कन्वर्ट करेगी ना इसको, और कंपनी ने मान लो जिस दिन इशू किया, कंपनी शेयर होल्डर को बोल रही, डिबेंचर होल्डर बोल रही आप एक टाइम का 5 साल बाद इक्विटी में कन्वर्ट कर देना, तो वो जो अप्रूवल है वो स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू होना चाहिए जनरल मीटिंग के। एक म्योर थ्योरी पर्पस है ना, मतलब एक थ्योरी टॉपिक है, इसका प्रैक्टिकल से कोई लेना देना नहीं है। सेकंड, नो कंपनी कैन एनी इशू डिबेंचर विच कैरी एनी वोटिंग राइट, ये तो आइडिया डिबेंचर को वोटिंग राइट होता ही नहीं है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, वेयर से डिबेंचर इशूड बाय कंपनी देन कंपनी शुड क्रिएट अ डीआरआर अकाउंट। अब वहां अपन प्रेफरेंस, जब प्रेफरेंस का रिडेम्पशन पढ़ते थे वहां क्या पढ़ते थे, सीआरआर। जब प्रेफरेंस का रिडेम्पशन पढ़ते थे वहां पढ़ते थे सीआरआर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। यहां क्या पढ़ रहे हैं, जब डिबेंचर आर इशूड बाय कंपनी देन कंपनी शुड क्रिएट अ डीआरआर, क्या बनाना पड़ेगा, और डीआरआर उस प्रॉफिट में से बनाना है विच इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। मेरी बात फिर सुनना बच्चों, डीआरआर उस प्रॉफिट में से बनाना है विच आर अवेलेबल, जो फ्रीली अवेलेबल है ना। तो क्या बोल रहा है, आउट ऑफ द प्रॉफिट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड द अमाउंट क्रेडिटेड टू सच अकाउंट, मतलब जो डीआरआर के अंदर पैसा गया, जो डीआरआर के अंदर पैसा गया, shall not be utilized by the company for any purpose other than redemption of डिबेंचर। मतलब अभी अपन ने सीआरआर में तो क्या पढ़ा था, बोनस इश्यू भी कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखना जब भी कंपनी डिबेंचर को रिडीम कर रही है, जब भी कंपनी, देखो अब यहाँ पे मैं कन्वर्जन वाली बात नहीं कर रहा हूं। अब इसमें एक चीज समझना, मान लो 1 करोड़ के डिबेंचर है, 50 लाख तो कन्वर्टेबल है और 50 लाख रिडीमेबल है। इसको रिडेम्पशन कैसे करना है, कन्वर्जन के थ्रू, और इसको रिडेम्पशन करना है पेमेंट के थ्रू। तो इसके लिए डीआरआर बनाना है, इसके लिए डीआरआर नहीं बनाना है। मेरी बात समझे आप। और वो जो डीआरआर है वो उस प्रॉफिट में से बनेगा विच इज फ्रीली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, और उसका और कोई यूज नहीं होगा अदर देन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो पॉइंट क्या बोल रहा है, वेयर एनी डिबेंचर इशूड बाय कंपनी देन कंपनी शुड क्रिएट डीआरआर आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ कंपनी अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड and the amount related to such account shall not be used for other than the purpose of redemption of debentures। तो ये तो बेसिक प्रोविजन है सेक्शन 71 के, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं अब क्या बोल रहे हैं। अब अ डिबेंचर इज इंस्ट्रूमेंट, ये तो बेसिक है, सेक्शन 71(1) अभी बताया, 71(2) भी बता दिया, 71(4) भी बता दिया। तो ये वही थ्योरी है जो मैंने आपको अभी ऊपर बताई। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, ये ऊपर जो टेबल बनी थी उसी की थ्योरी के ऊपर, ठीक है ना। अब बेसिक प्रोविजन ये काम के नहीं है अपने को, इसमें मेन जो पॉइंट है देखो इसमें, अच्छा इशू डिबेंचर ऑलरेडी डिस्कस हो गया था डिटेल फाउंडेशन लेवल, ठीक है ना। स्टूडेंट एडवाइस टू रेफर फाउंडेशन स्टडी मटेरियल, ये तो मेरे ख्याल से इशू डिबेंचर आपको आइडिया है, मतलब क्वेश्चन यहाँ पे ये अज्यूम करते हैं इशू डिबेंचर आता है आप लोगों को, ठीक है ना। अब रिडेम्पशन करना कैसे है तो समझना, डिबेंचर आर यूजुअली रिडीमेबल, ईदर रिडीम इन कैश और कन्वर्टेबल आफ्टर अ टाइम पीरियड, या तो रिडीम कैश में होगा या एक टाइम बाद क्या हो जाएगा, कन्वर्टेबल हो जाएगा। Redeemable debenture may be redeemed after a fixed number of year, after a certain number of year, on giving specific notice or by annual drawings, ठीक है ना। तो ये बेसिक हो गया कि कब कब अपने को रिडीम करना है, एक टाइम बाद नोटिस देकर के एनुअल ड्राइंग के थ्रू रिडीम करना है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं अपन लोग।
नाउ अब यहां पर है ना एक दो पॉइंट समझना, ये सब चीजें थ्योरी के काम की नहीं है। अब मैं बात करता हूँ डीआरआर की। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं समझा रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल पॉइंट होगा कि थ्योरी अभी लॉ का पोर्शन काम का नहीं, वो जरूरत नहीं है पढ़ने की। अब डीआरआर समझना। अ कंपनी इशूइंग डिबेंचर मे बी रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ डीआरआर। मैंने भी बताया, एक कंपनी जो क्या बना रही है, डिबेंचर इशू कर रही है, उसको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, डीआरआर। कैसे क्रिएट करना है, आउट ऑफ द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एंड अमाउंट क्रेडिटेड टू सच अकाउंट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस अदर देन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अपन ने भी पढ़ा। Such an arrangement would ensure that company will have sufficient liquid fund for the redemption of debenture at the time they fall due for payment। अब पता है इसमें एक चीज समझना, ऐसा प्रोविजन क्यों बनाया लॉ मेकर ने। जैसे मान लो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया 100 लाख का। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया। अब कंपनी का तो ऑप्शन है कि इस प्रॉफिट को कंपनी पूरा का पूरा किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। भाई सारे खर्चे इंटरेस्ट इंटरेस्ट देने के बाद कंपनी का प्रॉफिट कितना बचा, 100 लाख का। अब कंपनी का तो ऑप्शन है कि इस प्रॉफिट को कंपनी किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, डिविडेंड। अब जो कानून बनाने वाले उनने क्या बोला कि कंपनी इन 100 लाख में से मान लो 25 लाख का कंपनी ने क्या क्रिएट कर दिया, डीआरआर। इस 100 लाख में से क्या क्रिएट कर दिया, डीआरआर। तो डिबेंचर होल्डर के लिए कितना पैसा सेव कर लिया कंपनी ने ऑलरेडी, 25 लाख। अब कंपनी प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी डिविडेंड के फॉर्म में, 70। तो कंपनी ने ये भी, कंपनी लोगों ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इस 25 लाख का कोई और यूज नहीं करोगे एक्सेप्ट फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन। बोला 25 लाख रुपए डीआरआर का एक फंड बना के साइड में रख दो। तो यूं क्यों बना है, वरना कंपनी पूरे 100 लाख के डिविडेंड में बांट देती। तो बोला भैया इसमें से पहले डीआरआर बनाओ डिबेंचर के लिए, और फिर जो बचेगा सिर्फ वही डिविडेंड में बांटेंगे। तो यही पॉइंट गिवन है। सच एन अरेंजमेंट वुड इंश्योर दैट कंपनी विल हैव सफिशिएंट लिक्विड फंड, 25 लाख अलग कर दिया, फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एट द टाइम दे फॉल ड्यू फॉर पेमेंट। अब है ना यहाँ पे एक प्रोविजन ये तो बताता है डीआरआर का, बट इसके साथ बहुत सारे एक्सेप्शन जुड़े हुए हैं। मेरी बात फिर समझना, डीआर का प्रोविजन तो बता दिया, बट इसके साथ बहुत सारे एक्सेप्शन जुड़े हुए हैं। एक्सेप्शन मतलब यहाँ पर कंपनी ने क्या किया, 2019 में बहुत सारे एक्सेप्शन डाल दिए कि कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ कंपनी जिनको डीआरआर बनाने की जरूरत ही नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट। एक पॉइंट तो क्या बोला कि क्या क्रिएट करना है, कंपनी को डीआरआर बनाना है, और डीआरआर का पर्पस रिडेम्पशन डिबेंचर के अलावा कुछ भी नहीं है। बट यहां पर कंपनी ने क्या बोला, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन व्हिच हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन 2019 कि इन पर्टिकुलर कैटेगरीज कंपनी को डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब कौन कौन सा है वो पढ़ना। एन एप्रोप्रिएट अमाउंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एवरी ईयर टू डीआरआर। कुछ पैसा स्पेसिफिक अपने को हर साल प्रॉफिट से कहां डालना पड़ेगा, डीआरआर। एंड इट्स इन्वेस्टमेंट। अब क्या हुआ, मेरी बात समझना, देखो इसका लॉजिक समझो। अब जैसे समझना, इसको ऐसे समझो, अज्यूम करो मैंने क्या किया, 2020 में डिबेंचर इशू की, जिसको रिडीम करना था 2030 में। इशू किए 2020 में, जिसको रिडीम कब करना था हमको, 2030 में। अब कंपनी तक का प्रोविजन बोल रहा है कंपनी को क्या बनाना पड़ेगा। मान लो कंपनी ने 2021 में डीआरआर का एक फंड बना दिया 25 लाख का। कंपनी ने क्या करा, एक फंड बना दिया कितने का, 25 लाख का। अब 25 लाख कंपनी ने एक बैंक में खाता खुलवाया और 25 लाख में डीआरआर के नाम का फंड जमा कर दिया, 25 लाख रुपए। अब मेरे को एक चीज लॉजिकली सोच के बताओ, इस पैसे पे कंपनियों को कोई ब्याज नहीं मिल रहा है, तो कंपनियां करती है इस वाले पैसे को इन्वेस्ट कर देती है। इन्वेस्ट करने के कुछ ऑप्शंस हैं, मतलब कंपनी ने कानून को ये बता, कंपनी ने गवर्नमेंट को बोला देखो हमने पैसा अलग तो कर दिया, बट इस पैसे में हमको ब्याज ही नहीं मिल रहा, और डिबेंचर जो इशू किया उस पर ब्याज देना पड़ रहा है हमको। भाई आज अगर हमने डिबेंचर इशू किया उस पर तो इंटरेस्ट देना है, और आपने हमसे कुछ ऐसा पैसा रखवा दिया अलग से जिसके ऊपर कुछ ब्याज नहीं मिल रहा। तो हमको कुछ इतनी सुविधा दो कि हम इस पैसे को इन्वेस्ट करें और उस पर क्या कमा सकें कुछ। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ठीक है आप डीआरआर के नाम से इन्वेस्ट कर सकते हो, बट इन्वेस्ट प्योरली गवर्नमेंट सिक्योरिटी में करना है, और ऐसी सिक्योरिटी या ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना है जिसके अगेंस्ट कोई लोन नहीं खड़ा हो। और वो इन्वेस्टमेंट को आप नॉर्मल इन्वेस्टमेंट नहीं बोलोगे, वो कहलाएगा डीआरआरआई, मतलब डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। गेटिंग माय पॉइंट। तो अब क्या बोला यहां पर, ये पॉइंट पढ़ना वापस से ध्यान देंगे। देखो
An appropriate amount is transferred from profit every year to DRR, and its investment is termed as debenture redemption reserve investment और debenture redemption fund. इसको पहले के जमाने में sinking fund investment भी कहा जाता था. तो इसको क्या बोल सकते हैं, या तो debenture redemption fund या debenture redemption reserve investment. तो कभी भी तुमको debenture redemption fund के नाम से दिखे, इसका मतलब वो इन्वेस्टमेंट ही होता है. इसका मतलब क्या होता है, वो इन्वेस्टमेंट. आगे पढ़ो. In the last year or at the time of redemption, debenture redemption reserve investment are encash. Obviously बात है भैया, 10 साल बाद जब अपने को रीपेमेंट करना है तो इस पैसे को एनकैश करेंगे. And the amount so obtained is used for redemption of debenture. और वो जो पैसा आया वो कहाँ यूज करेंगे अपन, redemption of debenture के लिए. चलो आई बात समझ में. DRR क्रिएट किया, फिर अपन ने क्या किया, उसके अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है ना. और वो पैसे को जब डिबेंचर रिडीम करने तब एनकैश कर लेंगे और एनकैश करके उस पैसे को यूज करेंगे. यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़ो. अब रिक्वायरमेंट टू डीआरआर. अब क्या बोल रहा है समझना. ये तो मैं पूरा बता चुका हूँ, ये वाला पॉइंट छोड़ देना, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ सारी चीजें, है ना. कि डीआरआर का और कोई पर्पस नहीं है, डीआरआर क्रिएट करना. एक ही एक बात को उन्होंने 3 बार रिपीट कर दिया स्टडी मटेरियल, ठीक है ना. अब बैलेंस इन डीआरआर. अब मेरी बात समझना, जो डीआरआर में बैलेंस है उसका क्या करना है. When the company decide to establish the debenture redemption reserve, the amount indicated by debenture redemption reserve table is credited to DRR account and debited to P&L account. ये तो क्लियर है. हम एंट्री कैसे करेंगे, P&L to DRR. ऐसे एंट्री होगी. जर्नल एंट्री कैसे होगी, P&L to DRR. फिर आगे पढ़ो. That shows intention of company to set aside sum of money to build for redeeming the debenture. Immediately the company should also purchase outside investment. मैंने ही बताया, इसके साथ साथ कंपनी क्या करेगी, एक तो डीआरआर बनाएगी और साथ में क्या कंपनी परचेज करेगी, इन्वेस्टमेंट. द एंट्री फॉर द पर्पस नेचुरली विल डीआरआर अकाउंट डेबिट टू बैंक. तो इन्वेस्टमेंट परचेज करने की एंट्री क्या होगी, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व टू बैंक, और डीआरआर क्रिएट करने की एंट्री है. ये तो बिल्कुल सिंपल है. फिर आगे पढ़ो. अब यहां पर है ना एक पॉइंट समझना, अगर डिबेंचर अपन ने परचेज किए विद इन द इंटरेस्ट पीरियड. अब इसमें एक पॉइंट लिखो, कॉपी में लिखो, कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट. कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट. अब ये जो टॉपिक है ना, कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट, ये टॉपिक आपके लिए इवन इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग जब अपन पढ़ेंगे ना वहां भी काम आ जाएगा. यहां मैं डिटेल में समझा रहा हूं कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट होता क्या है. तो लिखो आप, कम इंटरेस्ट. द कम इंटरेस्ट मीन्स, the come interest means that price which includes interest. कम इंटरेस्ट मतलब वो प्राइस जो क्या इंक्लूड करती है, इंटरेस्ट, वो कहलाता है कम इंटरेस्ट. और लिखो एक्स इंटरेस्ट. दैट प्राइस which does not include interest. Which does not include interest. ऐसी प्राइस जो क्या इंक्लूड नहीं करती है, इंटरेस्ट, वो कहलाता है एक्स इंटरेस्ट. अब लिखो कम इंटरेस्ट इक्वल्स टू, कम इंटरेस्ट इक्वल टू एक्स इंटरेस्ट प्राइस प्लस इंटरेस्ट. कम इंटरेस्ट इक्वल टू एक्स इंटरेस्ट प्राइस प्लस इंटरेस्ट. लिखो एक्स इंटरेस्ट इक्वल टू कम इंटरेस्ट प्राइस माइनस इंटरेस्ट. एक्स इंटरेस्ट इक्वल टू कम इंटरेस्ट प्राइस माइनस इंटरेस्ट. और लिखो इंटरेस्ट इक्वल टू कम इंटरेस्ट प्राइस माइनस एक्स इंटरेस्ट प्राइस. कम इंटरेस्ट प्राइस माइनस एक्स इंटरेस्ट प्राइस. ये कंसेप्ट थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है. अब है ना इसको ऐसे समझना, कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट. नोटिंग कर लिया. अब जैसे मान लो एक कंपनी ने डिबेंचर, ये साल था 1 अप्रैल 2020,
ये ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2021 को, और इंटरेस्ट जो कंपनी पे करती है ना, मान लो पे करती है हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड, मतलब कंपनी इंटरेस्ट एक तो यहां देती है, एक तो यहां इंटरेस्ट पे करती है, यहां इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है। अब इंटरेस्ट कब पे होता है? एक तो 30 सितंबर को पे होता है और एक कब पे होता है? 31 मार्च को पे होता है। अब एक चीज मेरे को लॉजिकली सोच के बताओ, मान लो अगर मैंने डिबेंचर परचेज किया, अज्यूम दैट मिस्टर एक्स परचेज डिबेंचर ऑन 31 मई 2020 एट 96, और ऐसा बोला है कम इंटरेस्ट, और मान लो नंबर ऑफ डिबेंचर जो थे वो 5000 डिबेंचर थे कंपनी के, 10% की इंटरेस्ट रेट थी और फेस वैल्यू 100 रुपए थी। ये डेटा और ध्यान रख लेना। कितने डिबेंचर थे? 5000, 10% की इंटरेस्ट रेट, फेस वैल्यू 100। आप लोगों ने पढ़ा है कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट AS13 पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा, चलो AS13 पढ़ा है अभी तक? नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, चलो इधर ध्यान दो। अब क्या होता है, नंबर ऑफ डिबेंचर 5000 थे, इंटरेस्ट की रेट 10% थी, फेस वैल्यू कितनी थी? 100 रुपए। पूरे मिस्टर एक्स ने परचेज किए, मान लो 100 डिबेंचर खरीदे। मिस्टर एक्स ने कितने डिबेंचर खरीदे? 100 डिबेंचर। कौन सी तारीख को? 31 मई को, 96 कम इंटरेस्ट। अब इसका मतलब क्या हो बच्चों कि ये जो 96 की प्राइस है, ये किसको इंक्लूड करके, ये किसको इंक्लूड करके बताओ? ये 96 की प्राइस किसको इंक्लूड करके है ना? अब मेरे को एक चीज लॉजिकली सोच के बताओ, अगर मिस्टर एक्स ने खरीदारी करी 31 मई 2020 को, मिस्टर एक्स ने खरीदारी करी 31 मई 2020 को, तो लास्ट इंटरेस्ट कब पे हुआ होगा? आखिरी इंटरेस्ट कब पे हुआ होगा भाई? 31 मई 2020 को खरीदा, तो कंपनी ने आखिरी बार डिबेंचर को इंटरेस्ट कब दिया होगा इसके पहले? भाई एनुअली कब पे होता है? 30 सितंबर और 31 मार्च को पे होता है ना, तो कंपनी ने इसके पहले इंटरेस्ट कब दिया होगा? इस तारीख को दिया होगा। यस और नो? लॉजिकली समझे भाई, इस तारीख को दिया होगा। अब मेरे को बताओ, इस तारीख के बाद कंपनी अगला ब्याज कौन सी तारीख को देगी? अगला ब्याज कौन सी तारीख को देगी? यस और नो? अब मेरे को एक बात बताओ सर, अगर कंपनी ने इंटरेस्ट यहां पे किया और अगला इंटरेस्ट कंपनी यहां देगी, तो जो बंदा इस डिबेंचर को 31 मई को बेच रहा है, जो पर्सन इस डिबेंचर को 31 मई को बेच रहा है, आप एक चीज सोच करके बताओ, जो पर्सन इसको 31 मई को बेच रहा है, क्या वो इंटरेस्ट का पैसा नहीं लेगा तुमसे 2 महीने का? भाई आज उसके तुम भी हो, तो अगर आप कोई ऐसे डिबेंचर जिसके ऊपर तुम, अभी एक बात बताओ, 2 महीने तो पुराने वाले बंदे ने होल्ड किया, और अगले 4 महीने, 2 महीने हुए ना, अप्रैल और मई, अगले 4 महीने जून जुलाई अगस्त और सितंबर नया वाला बंदा होल्ड करेगा, तो जो इस दिन बेचेगा वो तुमसे इंटरेस्ट का पैसा तो लेगा ना? कितने महीने का? 2 महीने का। बट कंपनी तो देगी कब? डिबेंचर पे इंटरेस्ट। अब कंपनी उसको ही देगी ना जो इस दिन होल्डर है। अब इस दिन ये वाला पर्सन तो होल्डर है नहीं, अगला वाला पर्सन होल्डर है, तो ये जब बंदा बेचेगा, मान लो ये मिस्टर ए था, ये बेचेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इस दिन इंटरेस्ट का पैसा लेगा। और कितने डिवेंचर बेचे इसने? 100 डिवेंचर क्या रेट के हैं? इंटरेस्ट 100 पे मिलेगा, क्या रेट है? कितने महीने का? तो ये कितना आता है देखना एक बार, 100 इंटू 100 इंटू 10% इंटू 2 महीने का, कितना आ रहा है चेक करो, 166.6। इतना इंटरेस्ट लेगा वो। तो अब आप मेरे को बताओ, ये 100 डिवेंचर परचेज करने के लिए कितना पे कर रहा है? और ये जो 96 प्राइस है, कौन सी प्राइस है? कम इंटरेस्ट का मतलब क्या बताया? देखो ध्यान दो उधर, कम इंटरेस्ट मतलब क्या है? वो प्राइस जो क्या इंक्लूड कर रही है। तो अब मेरे को बताओ, ये बंदा कितना पेमेंट करेगा इस दिन? बट इस 9600 में इंटरेस्ट है कि नहीं है? इंटरेस्ट है। कितना इंटरेस्ट है? तो उसने डिबेंचर के लिए तो इतना ही पैसा दिया ना, 94, तो डिबेंचर के लिए 9433 दिया। मतलब अब मैं बोलूं सर 10,000 के डिबेंचर खरीदे इसने,
100 डिबेंचर खरीदे, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी, तो 10,000 के डिबेंचर कितने पे खरीद लिए इसने, 9433, ना कि 9600। मेरी बात समझे आप? और अगर मान, वापस समझाओ, कम इंटरेस्ट मतलब इस प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो डिबेंचर की ओरिजिनल वैल्यू तो कितनी हुई, सिर्फ 9433। तो 10,000 के डिबेंचर कितने पे खरीदे इसने? और मान लो बच्चों अगर यही लिखा होता कि ये जो 96 की प्राइस है ये कैसे है, ऐसा लिखा होता ये 96 की प्राइस कैसे है, बोलो ना 96 प्राइस कैसे है, एक्स इंटरेस्ट। तो एक्स इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट का पैसा जो है अलग से देगा। मतलब इसने क्या किया, टोटल पेमेंट, ऊपर वाले केस में टोटल पेमेंट कितना किया, 9600, और अगर एक्स इंटरेस्ट होता तो ये कितना पे करता, 9600 प्लस, तो ये टोटल कितना पे करता, 97। मतलब फिर यहां ये होता कि 10,000 के डिबेंचर के लिए इसने पे कितना किया और इंटरेस्ट इसके अलावा पे किया। दिस इज नोन एज कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट। तो ऊपर ये वाला पॉइंट पढ़ो, ऐसी प्राइस जो इंटरेस्ट इंक्लूड करती है वो कहलाती कम इंटरेस्ट, ऐसी प्राइस जो इंटरेस्ट नहीं इंक्लूड करती हो कहलाती एक्स इंटरेस्ट। और कम इंटरेस्ट क्या हुआ, एक्स इंटरेस्ट प्राइस प्लस इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट क्या हुआ, कम इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट क्या हुआ, दोनों का डिफरेंस। बोलो आई बात समझ में? वापस समझाऊं? क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं वापस आगे। तो यही पॉइंट गिवन है, इफ डिबेंचर परचेज विद इन इंटरेस्ट पीरियड द प्राइस वुड बी इंक्लूसिव इंटरेस्ट प्रोवाइडेड कम इंटरेस्ट, बट इफ परचेज एक्स इंटरेस्ट द इंटरेस्ट टू डेट ऑफ परचेज विल बी पेबल टू सेलर एडिशनली। मैंने बताया ना इंटरेस्ट एडिशनल पे करेंगे हम लोग। अपन ने अभी जो एग्जांपल देखा, इंटरेस्ट अलग से पे कर रहे हैं और कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। आगे पढ़ो। इन ऑर्डर टू एडजस्ट, ये वाला वही चीज है जो मैं समझाया, ठीक है ना, मैंने प्रैक्टिकल समझा दिया, थ्योरी पढ़ना, थ्योरी से बेटर है प्रैक्टिकल, मैं पूरा समझा चुका हूँ इस पॉइंट को, समझ में आया? आगे पढ़ो। नो एडिक्वेसी ऑफ डीआरआर, अब ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी कंपनी को डीआरआर बनाना है, किसको नहीं बनाना है। तो देखो ध्यान समझना, एज पर रूल 18(7) ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर अमेंडमेंट रूल 2019, अब ये चेंज कब किया गया, 2019 में। 2019 के पहले प्रोविजन नहीं थे, 2019 में प्रोविजन आए। द कंपनी शेल कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू डीआरआर, कंपनी को डीआरआर की रिक्वायरमेंट कंप्लाई होगी, एंड इन्वेस्ट or deposit a sum in respect of debenture maturing during the year on 31st day of next year in accordance with the condition given below। अब क्या बोला है, एक तो डीआरआर बनाना पड़ेगा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन कंडीशंस के हिसाब से, ये 2019 के रूल है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, द डीआरआर शैल बी क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, अभी बताया। द लिमिट विद रेस्पेक्ट टू डीआरआर एंड इन्वेस्टमेंट एज द केस में बी शैल बी एज अंडर। अब क्या डीआरआर की लिमिट और क्या रेंज है समझना। अब इसमें अलग अलग कैटेगरी ऑफ कंपनीज गिवन है। अब ये कंपनीज में मेन तुमको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस regulated by RBI and both banking company for both public and privately placed डिबेंचर, ठीक है ना, मतलब पब्लिक इशू किए या किसी को प्राइवेट डिबेंचर दे दिया, मतलब किसी और बंदे को प्राइवेटली डिबेंचर इशू कर दिए, वो सारी कंपनी विच आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब आपको कंपनीज के नाम याद नहीं रखना, क्वेश्चन डायरेक्टली बोलेगा दीज आर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। आपको याद नहीं करना पड़ेगा ऐसी कौन कौन सी रेगुलेशन आरबीआई की, वो बहुत सारी कंपनी, अपने को वो नहीं याद रखना। और क्या बोला, एंड बैंकिंग कंपनी, और कौन सी कंपनी, बैंकिंग कंपनी। तो क्या बोला, इनको कोई डीआरआर की जरूरत नहीं है। मतलब सर डीआरआर बनाना पड़ेगा, बट वो कंपनी जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, रेगुलेट कौन कर रहा है, आरबीआई या फिर बैंकिंग कंपनी है, इनको कोई डीआरआर नहीं बनाना पड़ेगा। मतलब डीआरआर कंडीशन इनके ऊपर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अब ऑल इंडिया नहीं, बाकी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज 72 सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मतलब 272 में कंपनीज एक्ट में जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अब आपको क्वेश्चन डायरेक्टली सेक्शन 272 के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलेगा, आपको याद नहीं करना है वो। वहां भी क्या बोला, डीआरआर विल बी एप्लीकेबल एज एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई एज पैरा 3 बिलो। डीआरआर जो अगली तीसरी कंडीशन है उस हिसाब से लगना है इनके ऊपर, मतलब इन वाली कंपनीज पे डीआरआर इस वाले प्रोविजन के हिसाब से लगेगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब आगे बढ़ते हैं। अब फॉर लिस्टेड कंपनीज, कौन सी कंपनी के लिए, अदर देन एएफआई एंड बैंकिंग कंपनी एज स्पेसिफाइड इन नंबर 1 अबव, मतलब ऊपर के अलावा कोई और लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग है उसकी,
ऑल लिस्टेड एनबीएफसी, एनबीएफसी समझते हो क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, ठीक है ना, जो रिलायंस फाइनेंस, ये सब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है जिनका काम, जो बैंकिंग काम नहीं करती है, फाइनेंस देने का काम है। आज मान लो तुम ड्राफ्ट बनाने जाओगे तो ड्राफ्ट नहीं बनाएगी, ये नॉन बैंकिंग, बैंक का काम नहीं कर रही बट फाइनेंशियल कंपनीज है। तो क्या बोला? ऑल लिस्टेड एनबीएफसी रजिस्टर्ड अंडर आरबीआई अंडर सेक्शन 45 एंड लिस्टेड एचएफसी, एचएफसी मतलब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, रजिस्टर्ड विद नेशनल हाउसिंग बैंक फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, नो डीआरआर इज रिक्वायर्ड। तो सर चलो यहाँ भी नो डीआरआर, मतलब अपने को मोटा मोटा ध्यान रखना, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग कंपनीज, लिस्टेड एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी, इनके ऊपर कोई डीआरआर की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अदर लिस्टेड कंपनी, अब दूसरी लिस्टेड कंपनी, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, इन्फोसिस हो गया, लिस्टिंग है थी नहीं, फॉर बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेटली, के ऊपर भी नो डीआरआर रिक्वायर्ड। मतलब यहाँ पे लगभग सभी कंपनीज खत्म कर दी इन्होंने तो डीआरआर में। मतलब सर बैंक को डीआरआर की जरूरत नहीं है, लिस्टेड एनबीएफसी को डीआरआर की जरूरत नहीं है, लिस्टेड हाउसिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को डीआरआर की जरूरत नहीं है, और बाकी जो लिस्टेड कंपनीज है, भले वो बैंक नहीं हो या कोई और कंपनी हो, इन्फोसिस हो गई, टाटा हो गई, महिंद्रा हो गई, ये तो बैंकिंग है नहीं, इनको भी कोई डीआरआर की जरूरत नहीं है। मतलब तो सारी लिस्टिंग कंपनी छूट गई, मतलब कंक्लूजन लिस्टेड कंपनी को डीआरआर की जरूरत नहीं है, तो फिर जरूरत है किसको? फॉर अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एआईएफआई एंड बैंकिंग कंपनी एंड सीरियल नंबर 1 अबव। मतलब अनलिस्टेड भी कौन सी? इसके अलावा, मतलब मान लो कोई बैंक है जो अनलिस्टेड है, मान लो कोई ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो क्या है, अनलिस्टेड है, तो क्या बोला? फॉर अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एएफआई एंड बैंकिंग कंपनी एंड नंबर 1 अबव। जो नंबर 1 में तो रजिस्टर्ड कहां पे? आरबीआई में रजिस्टर्ड है। अब मान लो एक बैंक ऐसा है जो आरबीआई में रजिस्टर्ड है बट अनलिस्टेड है, तो वो यहां नहीं आएगा, वो ऊपर ऑलरेडी कवर्ड हो रहा है, उसमें डीआरआर की जरूरत नहीं है। बाकी कोई भी कंपनी जो अनलिस्टेड हो अदर देन बैंकिंग, तो आप क्या बोल रहे हैं? ऑल लिस्टेड अनलिस्टेड एनबीएफसी रजिस्टर्ड अंडर आरबीआई एंड अनलिस्टेड हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी फॉर प्राइवेटली प्लेस, इनके लिए भी वापस नो डीआरआर। मतलब ये भी छूट गया डीआरआर से, अनलिस्टेड बैंकिंग भी छूट गया, अनलिस्टेड एनबीएफसी भी नहीं है, तो है किसके ऊपर? अदर अनलिस्टेड कंपनीज। अब मान लो कोई और कंपनी है जो अनलिस्टेड है, उनको डीआरआर सिर्फ कितना बनाना पड़ेगा? 10% ऑफ वैल्यू ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। समझे बात को? ये बहुत इजी कर दिया प्रोविजन ने। पहले क्या होता था, 2019 के पहले 25% डीआरआर बनाना पड़ता था और सिर्फ बैंकिंग कंपनी को छूट थी, बाकी सबको बनाना पड़ता था। बट 2019 में इन्होंने क्या बोला कि एक तो बैंकिंग, अब तो अपने को मोटा मोटा ध्यान क्या रखना है, बैंकिंग कंपनी को डीआरआर नहीं बनाना है, कोई भी हो, लिस्टेड कंपनी को डीआरआर नहीं बनाना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डीआरआर नहीं बनाना है, एनबीएफसी लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो डीआरआर नहीं बनाना है, ठीक है ना। मतलब बनाना सिर्फ किसको है? सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी जो बैंकिंग नहीं होगी, और वो भी कितना? 10% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, सिर्फ 10% का डीआरआर बनाना है। बोलो आई बात समझ में? वापस समझाऊं? क्लियर है बिल्कुल? आगे बढ़ते हैं। अब डीआरआरआई, इन्वेस्टमेंट ऑफ डीआरआरआई, डिबेंचर रिडेम्पशन, रिडेम्पशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट जो बनाया वो इन्वेस्ट कैसे करना है। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो ध्यान से समझना। अब क्या है, लॉ मेकर्स ने कहीं कहीं इतने कॉन्ट्राडिक्ट रूल बनाए ना। एक तरफ तो क्या बोला भैया, लिस्टेड एनबीएफसी, लिस्टेड बैंकिंग कंपनी, किसी को डीआरआर नहीं बनाना है, बट डीआरआर को लेके कुछ अपोजिट रूल बना दिया। अब कुछ कंपनी को इन्होंने बोला डीआरआर बनाना पड़ेगा, डीआरआर करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, भले रिजर्व नहीं बनाएंगे तो। अब वो क्या बोला देखना, फर्दर एज पर रूल 18(7) ऑफ कंपनीज एक्ट 2019 द फॉलोइंग कंपनी। अब कौन कौन सी कंपनी तो समझना, ऑल लिस्टेड एनबीएफसी, ऐसी समरी लिखवा दूंगा अभी एंड में, ऑल लिस्टेड एचएफसी, all other listed company other than AIFI, banking company and other FI, or all listed company which are not NBFC and HFC. अब क्या बोला, एक तो लिस्टेड एनबीएफसी, लिस्टेड हाउसिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, बाकी सारी लिस्टेड कंपनी जो बैंकिंग के अलावा है, जो बैंकिंग के अलावा है बाकी सारी लिस्टेड कंपनी,
और बाकी अनलिस्टेड कंपनी जो एनबीएफसी और एचएफसी नहीं है, तो अनलिस्टेड कंपनी जो क्या नहीं है, एनबीएफसी एचएफसी नहीं है, शेल ऑन और बिफोर 30th डे ऑफ अप्रैल इन ईच ईयर, 30 अप्रैल के पहले, in respect of debenture issued, deposit or invest, as the case may be, a sum which should not be less than 15% of its amount of debenture maturing during the year ending on 31st March of next year in any one of the following method. अब क्या बोला देखो, ये रूल है इन्वेस्टमेंट को लेकर. अब इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या रूल बोले कि ये कैटेगरी ऑफ कंपनी, अभी मैं बिल्कुल सिस्टमैटिक नोटिंग करा दूंगा, तुमको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना. बस तुम अभी इन्वेस्टमेंट का रूल समझ लो. क्या बोल रहा है, ऑन और बिफोर 30th डे ऑफ अप्रैल इन ईच ईयर in respect of debenture issued, deposit or invest as the case may be a sum which should not be less than 15% of its amounts of debenture maturing during the year ending on 31st March of next year. अब इस लॉ के प्रोविजन को समझना. मान लो 31 मार्च 2021 को डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं. 31 मार्च 2021 को अपने को डिबेंचर क्या करना है, रिडीम करना है. तो प्रोविजन ये बोल रहा है कि 30 अप्रैल 2021 के पहले, 2020 के पहले, जिस साल में रिडीम हो रहे उस साल के 30 अप्रैल के पहले, अब मान लो यहां पे 1 करोड़ का डिबेंचर रिडीम करना है, तो 30 अप्रैल 2020 के पहले कभी भी, ये लास्ट डेट है 30 अप्रैल, ऐसा नहीं बोला 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल के पहले कभी भी. अब मान लो इशू किया था 2010 में और रिडीम कौन सी तारीख को करना है भाई, इशू कब किया था और रिडीम कौन सी तारीख को करना है. तो यहां से लेके फाइनल तारीख है 2010 से लेकर फाइनल तारीख 30 अप्रैल 2020 तक अपने को जितना 31 मार्च को रिडीम करना है उसका 15% इन्वेस्टमेंट कर देना है. समझे बात को, वापस पॉइंट पढ़ो. शेल ऑन और बिफोर 30th अप्रैल इन ईच ईयर, या तो हर साल लगाओ, बट टोटल 15% है. अब उस 15% को हर साल कर दो, टोटल 15% है. 1 करोड़ का 15 लाख रुपए, तो 15 लाख को 10 साल में डिवाइड कर दो, तो हर साल इन्वेस्ट करते रहो. 15% हर साल नहीं है, टोटल 15% है. बट लास्ट डेट कौन सी है, 30 अप्रैल. क्या बोल रहा है, इन रेस्पेक्ट ऑफ डिबेंचर इशूड, डिपोजिट और इन्वेस्ट, या तो जमा करा दे या कहीं पैसा डाल दे, एज द केस में बी, अ सम विच शुड नॉट बी लेस देन 15% अमाउंट ऑफ इट्स डिबेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31st मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर. मतलब जो 31 मार्च अगले साल को रिडीम होने वाले हैं उसके पहले का जो 30 अप्रैल है उसके पहले वाले, आप क्या करो, एक फिक्स पैसा इन्वेस्ट कर दो या जमा करा दो. अब कहां कहां कर सकते हो तो देखना. डिपॉजिट विद शेड्यूल बैंक फ्री फ्रॉम चार्ज और लीन, आपने एफडी कराई है बट एफडी के ऊपर कोई लोन नहीं लेना होता है ना, एफडी पे लोन ले लो, वो नहीं, एफडी करा दो बट कोई चार्ज और लीन मतलब कोई लोन नहीं होना चाहिए. इन एनी अनकम्बर्ड सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटी या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी हो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकती है, या इन एनी अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटी रेफर्ड इन सेक्शन 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट, या फिर बॉन्ड्स इशूड बाय एनी अदर कंपनी जो नोटिफाइड है. मतलब ये सब बहुत सेफ सिक्योरिटी ऐसा समझ लेना. मतलब या तो बैंक के साथ एफडी कराओ या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करो या फिर ऐसे बॉन्ड जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग इशू हो रहे हैं. ठीक है, आगे पढ़ो. द अमाउंट, ये बहुत ज्यादा काम का नहीं है, तुम्हारे थ्योरी पर्पस ले, प्रैक्टिकल पर्पस ले कुछ भी नहीं है ना. द अमाउंट डिपॉजिट और इन्वेस्टेड द केस में बी शुड नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी पर्पस अदर देन फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर. आपको सिर्फ लिमिट ध्यान रखनी है और डेट ध्यान रखनी है, कहां डिपॉजिट करना है क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा. आई बात समझ में. Provided that amount remaining deposit invested case may be shall not at time fall below 15% maturing during the 31st, 15% से नीचे नहीं जाना चाहिए. In case of partly convertible debenture, ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया था. अगर मान लो डिबेंचर पार्टली कन्वर्टेबल है, मतलब आधे कन्वर्टेबल है आधे अनकन्वर्टेबल है, DRR shall be created in respect of non convertible portion. मैंने बताया था ना, मान लो 1 करोड़ के डिबेंचर हैं, 50 लाख तो कन्वर्टेबल है और 50 लाख नॉन कन्वर्टेबल है,
तो आपने नॉन कन्वर्टेबल को रिडीम करना है, उसके लिए डीआरआर बनाना है, कन्वर्टेबल को डीआरआर नहीं बनाना है। कन्वर्टेबल पोर्शन इन इशूड विद सब रूल, द अमाउंट एट डीआरआर शैल नॉट बी एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। शायद 10 बार बोल चुका है ये की लाइन, समझ में आया? आगे पढ़ो। इट शुड बी नोटेड दैट एप्रोप्रिएशन टू डीआरआर, मतलब डीआरआर के अंदर कैन बी मेड एनी टाइम बिफोर रिडेम्पशन, मतलब डीआरआर के अपन एप्रोप्रिएशन कभी भी कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट कब तक कर सकते हैं? मैक्सिमम 30 अप्रैल तक। However, for the sake of simplicity and case advisable to make the appropriation investment immediately after the debenture allotted, assuming that company has sufficient amount of profit, if no date is given in the question। मतलब जैसे मान लो इशू किए 2010 में, मैंने बताया 30 अप्रैल 2020 तक कभी भी कर सकते हैं, बट जनरली अपन क्या इशू करते हैं, अपन डीआरआर ही कर देंगे अपन लोग, ठीक है ना, ताकि अपने को डेट गिवन नहीं हो, तो आप इमीडिएट कर दो, क्वेश्चन ये बोल रहा है। एडवाइजेबल टू मेक एप्रोप्रिएशन इन्वेस्टमेंट इमीडिएटली आफ्टर डिबेंचर अलॉटेड given that company has sufficient amount of profit. Also, in some cases, the date of allotment could be missing. In such case, appropriation should be done on first day of the date and ledgers are to be drafted. तो डेट को लेके पॉइंट गिवन है, ठीक है ना? अभी क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाए। बोले यहाँ तक कोई डाउट? अब जनरल एंट्री देख लेते हैं। फॉर सेटिंग असाइड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पीएनएल टू डीआरआर, अभी मैंने बताया था। इन्वेस्टमेंट करने के डीआरआर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इंटरेस्ट आएगा जब इस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट आएगा तो बैंक टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआर आई। फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पीएनएल डालना, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, ठीक है। अब रिडेम्पशन के टाइम पैसा इन कैश कर लेंगे, बैंक टू डीआरआई। डिबेंचर होल्डर को ड्यू किया अपन ने, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, पेमेंट किया और डीआरआर को एंड में कहां पे ट्रांसफर कर दिया, मतलब जो डीआरआर का फाइनल बैलेंस था अपन ने क्रिएट किया था वो खत्म हो गया, तो डीआरआर के अंदर बैलेंस कहां पे ट्रांसफर कर दिया, ये जो पीएनएल डीआरआर क्रिएट किया था ना, सो क्लोज करके कहां पे डाल दिया, जनरल रिजर्व में। अब ये ध्यान रखना, जब तक डीआरआर क्रिएटेड है वो बैलेंस शीट के अंदर हेड जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस, और अपना एक अलग से नोट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस हेड में आ जाएगा डीआरआर। आई बात समझ में? तो दिस वुड बी शोन अंडर रिजर्व एंड सरप्लस हेड इन द बैलेंस शीट। बोले यहां तक कोई दिक्कत? एनी डाउट? अब मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन मस्ट बी डन अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू एंड एनी डेविएशन ट्रीटेड डिफॉल्ट बाय द कंपनी, मतलब जो इशू किया उसी दिन कंपनी ने रिडेम्पशन टर्म बता दी और कोई भी डेविएशन का कंपनी की तरफ से डिफॉल्ट माना जाएगा। अब कैसे हो सकता है? या तो लमसम पेमेंट में हो, या कंपनी क्या कर दे इंस्टॉलमेंट, या फिर कंपनी डिबेंचर क्या कर ले ओपन मार्केट्स। अब ओपन मार्केट से खरीद रही है तो इट इज फॉर, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, इट इज फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। ओपन मार्केट से खरीदा तो क्या करा कंपनी ने, इमीडिएट कैंसिल कर दिया। इसको इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, वो आगे डिस्कस करते हैं। अब पढ़ना, डिबेंचर समटाइम आर परचेज इन ओपन मार्केट, इन सच केस ओन डिबेंचर अकाउंट इज डेबिटेड एंड बैंक इज क्रेडिटेड। अब मेरी बात समझ, कंपनी डिबेंचर को रिडीम कर रही है बाय परचेजिंग फ्रॉम ओपन मार्केट। अब ओपन मार्केट से कंपनी ने खरीदा, समझो मेरी बात, कंपनी ने क्या किया, खुद के डिबेंचर खरीद लिए। इधर बैलेंस शीट में चल रहे थे मान लो 10,000, 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, और ये चल रहे थे 10 लाख रुपए के, ठीक है। कंपनी इसमें से मान लो 5,000 डिबेंचर खरीद लेती है, कंपनी खुद ही खरीद रही है अपने डिबेंचर, और आपको ऐसा बोला है एट 96 कम इंटरेस्ट, 96 कम इंटरेस्ट। तो जब कंपनी डिबेंचर खरीदेगी ना, सबसे पहले इसमें इंटरेस्ट का पोर्शन हटाओ, डिबेंचर की ओरिजिनल वैल्यू इंटरेस्ट हटा के होगा, तो कंपनी एंट्री कैसे करती है, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ये कितने से डेबिट कर दिया, जितना पे किया टू बैंक, कैंसिल नहीं किया अभी, फिर पैसा दिया, तो एंट्री समझो एक बार। Suppose the company has 8% debenture of 10 lakh, the interest being payable on 31st March and 30th September. The company purchases 50,000 debenture at 96 on 1 अगस्त 2001. This means that company will pay 48 as principal. अब इसमें केस समझना, देखो क्या गिवन है, कंपनी ने 8% डिबेंचर इशू किए, कितने की फेस वैल्यू के, 10 लाख के। 8% डिबेंचर इशू किए, कितने की फेस वैल्यू के, इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है 31 मार्च और 30 सितंबर को। द कंपनी परचेजेस 50,000 डिबेंचर 96 ऑन 1 अगस्त। अब मेरी बात समझो, क्या किया कंपनी ने, 50,000 रुपए के डिबेंचर परचेज किए,
क्या रेट पे? 96। और 31 मार्च को लास्ट इंटरेस्ट पे हुआ था, 1 अगस्त को कंपनी ने खरीदा, और 10% क्या इंटरेस्ट की रेट है, चेक करो, 8% ब्याज की रेट है। अब मेरे को सबसे पहले बताओ 100 रुपए की फेस वैल्यू है, ये रुपये 50,000 है, कंपनियों को कितना डिस्काउंट मिला डिबेंचर खरीदने पे? 4 रुपए का, मतलब 4% का डिस्काउंट है। मतलब 50,000 के डिबेंचर पे डिस्काउंट कितना परसेंट हुआ? तो बताओ कितना डिस्काउंट हुआ? मतलब डिबेंचर कितने के खरीद खरीद रहे हो आप भाई? 50,000 पे 4% डिस्काउंट मिला, मतलब कितने के डिबेंचर हुए? 98,000। ये बात समझ आती है? अब आगे देखो, 98 नहीं 48, सॉरी 2,000 का डिस्काउंट है, 50,000 पे 2,000, सॉरी 48, 1 लाख नहीं है, 48,000। 50,000 2,000 के तो कितना आया? 48,000। ये समझ आया? अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इंटरेस्ट की बात करता हूं, कितना टाइम का इंटरेस्ट होगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कितने टाइम का इंटरेस्ट होगा? 4 महीने का। कितने टाइम का इंटरेस्ट होगा? तो 50,000 पे 8%, 4 महीने का इंटरेस्ट निकालो, 133, ये आ रहा है। अब क्वेश्चन अपने वो एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट बोल रहा है क्या, चेक कर लो। 96 बोल रहा है डायरेक्ट, कोई ना एक्स ना कम बोला, तो आपने अपन उसको एक्स इंटरेस्ट मानते हुए कर रहे हैं। दिस मीन दैट कंपनी विल पे 48,000 प्रिंसिपल प्लस 1,333 इंटरेस्ट फॉर ओन डिबेंचर। इंटरेस्ट कितना पे किया? 2। आई बात समझ में? इसका मतलब खुद का 50,000 का डिबेंचर कितने पे मिल गया अपने को? 48,000 पे। फायदा है कंपनी को। अब जब कंपनी एक बार डिबेंचर खरीद लिया कंपनी ने, it should be noted that 50,000 debenture have been purchased for 48. There is no profit on the purchase of debenture. The profit does not arise on sale, and in this case on cancellation profit could arise. अब कंपनी ने क्या किया, ये डिबेंचर की लाइबिलिटी थी। अब हुआ क्या, मेरी बात समझना। देखो, कंपनी डिबेंचर खरीदे, इधर बैलेंस शीट में वापस क्या चलेगा, वही 8% डिबेंचर तो चल ही रहा है, और यहां पर क्या आ जाएगा, एक और असेट साइड, कितने का आ गया? 48। अब बताओ ये जो डिबेंचर है वो यही वाला डिबेंचर है ना? अब कंपनियां करती है इस डिबेंचर को कैंसिल कर देती है रिडेम्पशन के लिए। अब खुद ही ओनर है, कैंसिल किया तो कंपनी ने एंट्री करी 8% डिबेंचर टू, और अब कंपनी ने क्या करा, तो प्रॉफिट कंपनी को पता है भाई 50,000 डिविडेंड हम लेके कितने पे आए, 48 पे, बट वो प्रॉफिट कंपनी को तभी बुक करना है जब कंपनी उस डिबेंचर को क्या कर देगी, कैंसिल करेगी। जब तक कैंसिल नहीं करोगे तब प्रॉफिट बुक नहीं करना है अपने को। तो वही पॉइंट गिवन है यहां पर। इट शुड नोटेड दैट 50,000 डिबेंचर परचेज के देयर इज नो प्रॉफिट। प्रॉफिट कब बुक होगा, जब कैंसिल करोगे। तो एंट्री पढ़ो, 8% डिबेंचर टू ओन डिबेंचर टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। तो ऊपर वाली एंट्री परचेज की थी, ये किसकी हो गई, कैंसिलेशन की एंट्री। बोलो यहां तक कोई डाउट? वापस समझाऊं? अब एक बार अपन लोग एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं तो आपको पूरा कंसेप्ट ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? अब इसमें एक दो पॉइंट एक बार लिख दो, वो शॉर्ट फॉर्म में लिख देना आप एक बार। मैं आपको मेन डीआरआर और डीआरआरआई की नोटिंग करा देता हूँ। लिख लो आप डीआरआर को लेकर, डीआरआर को लेकर, फर्स्ट डीआरआर एंड डीआरआरआई, वरना वो टेबल थ्योरी पढ़ ही नहीं पाओगे उससे। तो डीआरआर एंड डीआरआरआई, डीआरआर एंड डीआरआरआई। अब लिखो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंकिंग कंपनी, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंकिंग कंपनी। अब ये लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो,
ना तो DRRR चाहिए एंड नो DRRI, ना तो DRR चाहिए ना DRRI चाहिए। कर लो NBFC एंड HFC। HFC हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज में दो कैटेगरी ले लेना, लिस्टेड और अनलिस्टेड। लिस्टेड और अनलिस्टेड। DRR not required, DRRI required। इधर DRR भी नहीं चाहिए एंड DRRI भी नहीं चाहिए, दोनों ही नहीं चाहिए। इसको याद कर लेना इस टेबल को पूरा अच्छे से। अगर अनलिस्टेड है तो कुछ भी नहीं चाहिए, लिस्टेड है तो DRRI चाहिए। ठीक है। अब इनके अलावा अदर कंपनीज, अब कोई दूसरी और कंपनी हो तो उसमें दो कैटेगरी वापस, अगर लिस्टेड कंपनी है और अनलिस्टेड है तो। अब लिस्टेड को DRR नहीं चाहिए, DRRI चाहिए। DRRI सब में उतना ही चाहिए, 15% है ना, इसलिए वही लिखवा रहा हूँ। अनलिस्टेड है तो DRR भी चाहिए 10% और DRRI भी रिक्वायर्ड है, 15% DRRI रिक्वायर्ड है। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। समझ में आया? बोलो यहाँ तक कोई डाउट? ये टेबल बहुत ये बेसिक ध्यान रखना, तो इतना थ्योरी पूरा समराइज करके बता दिया हमने डिस्कशन आपको, है ना। चलो आ जाओ वापस, एक क्वेश्चन कर लें। देखो ध्यान दो। ऑन January 1 रामा लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है। अब कंपनी कौन सी है? लिस्टेड है, मतलब DRR की जरूरत नहीं है। लिस्टेड कंपनी है, DRR की जरूरत नहीं है। हैड 500 डिवेंचर ऑफ 100 ईच आउटस्टैंडिंग इन इट्स बुक कैरिंग इंटरेस्ट एट 6%। मतलब 500 डिवेंचर कितने के हैं? 100 के। मतलब कितने डिवेंचर आउटस्टैंडिंग है? 50,000 डिवेंचर है। कौन सी तारीख को? 1 जनवरी। In accordance with the regulatory requirement, the director of company acquired debenture from the open market for immediate cancellation। अब ओपन मार्केट से खरीदे और क्या पर्पस था? इमीडिएट कैंसलेशन। अब कैसे खरीदे? 1 मार्च को खरीदे 5,000 डिबेंचर एट 98, बट वो क्या था? कम इंटरेस्ट। 1 अगस्त को खरीदे 10,000 डिबेंचर 100.25, किस पे? और 15 दिसंबर को 2,500 98.5, बट वो क्या था? एक्स इंटरेस्ट। आगे पढ़ो। इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30 जून एंड, हाफ ईयरली इंटरेस्ट देना है 30 जून और 31 दिसंबर को। तो लेजर अकाउंट ऑफ डिवेंचर एंड डिवेंचर इंटरेस्ट फॉर फुल ईयर बाय स्प्लिटिंग फर्स्ट एंड सेकंड हाफ ईयर इग्नोरिंग इनकम टैक्स। अब मेरे को एक बात बताओ, इंटरेस्ट का एनुअल पेमेंट कब कब हो रहा है? 30 जून और 31 दिसंबर को। ठीक है ना। स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार बनाओ फॉर्मेट, बनाओ फॉर्मेट बनाओ। दो हाफ ईयर में स्प्लिट करते हुए बनाना है ना। सबसे पहले बनाओ 6% डिबेंचर अकाउंट, ये फर्स्ट हाफ ईयर लिख देना ऊपर, फर्स्ट हाफ ईयर। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है ICI मटेरियल का, है ना। फर्स्ट हाफ ईयर सबसे पहले लिखो 6% डिबेंचर्स अकाउंट। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। बना लिया फॉर्मेट? डेट एक क्या क्या बनाना है अपने को? एक तो डिबेंचर और डिबेंचर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट छोटा ही बना देना है ना। ये भी 5-6 लाइन का ही बनाना। 6% डिबेंचर अकाउंट, ये फर्स्ट हाफ ईयर का है। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। स्टार्ट करें क्वेश्चन। सबसे पहले बताओ 1 जनवरी को आउटस्टैंडिंग कितना है? तो ऐसे लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन
कितना है? 50,000। समझ आया? अब पहला डिबेंचर कब खरीदा अपन ने? 1 मार्च को। 5,000 की फेस वैल्यू, बट 98 क्या पे किया अपन ने? कम इंटरेस्ट है। 5,000 की फेस वैल्यू, 98 क्या है? कम इंटरेस्ट। तो मेरे को एक बात बताओ, 1 मार्च को अपन एंट्री, मैंने अभी आपको बताई, देखो सुनना मेरी बात, इधर ध्यान दो। जब डिबेंचर खरीदेंगे, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं इंटरेस्ट कंपोनेंट निकाल लेता हूं। तो इंटरेस्ट ऑन 5,000, क्या रेट है डिबेंचर का? क्या रेट है? 6%। लास्ट इंटरेस्ट कब पे होगा? तो 2 महीने का इंटरेस्ट होगा। कितना आता है चेक करो, कितना आया? कितना? अब मेरी बात सुनना, इधर ध्यान दो। 50 रुपए का इंटरेस्ट है, इधर देखना। अब मेरे को बताओ, हमने टोटल अमाउंट कितना पे किया? बोल रहे सर आपने कितना पे किया? 98 कम इंटरेस्ट पे किया, और 5,000 रुपए। आप ध्यान से पढ़ना, इधर 5,000 डिबेंचर नहीं है, क्या लिखा है? 5,000 रुपए के डिबेंचर है। तो 5,000 रुपए के डिबेंचर है, मतलब बोलो क्या हुआ? 50 डिबेंचर हुए। तो 50 पे ओवरऑल कितना पे किया अपन ने? यस और नो? कितना आता है 50 इंटू 98? बताओ। 40। और इसमें बताओ, ये इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना था? मतलब प्योरली वैल्यू डिबेंचर के लिए कितना पे किया? तो वैल्यू पेड फॉर डिबेंचर वो कितना है? 48। समझ आया? अब मेरे को बताओ, अपन एंट्री मैं समझा देता हूं, बट लेजर पोस्टिंग डायरेक्ट करनी है अपने को। अब कंपनी एंट्री ऐसे करेगी, ओन डिबेंचर, इंटरेस्ट, ये रेफरेंस ले लिख लो एंट्री। समझ आया? अब ये कंपनी ने डिबेंचर क्या किए बोलो? इमीडिएट कैंसिल कर दिए। ये कंपनी ने डिबेंचर क्या किए? तो कंपनी कैंसिलेशन, ये तो परचेज के टाइम होगी एंट्री, और कैंसिलेशन के टाइम एंट्री कैसे करेगी? इधर ध्यान देना, 1 मिनट इधर देख लो। कितने का डिबेंचर कैंसिल किया? 2। कितना? और 2 प्रॉफिट कितना? चलो समझ में आया? क्लियर है? अब इस एंट्री की पोस्टिंग मेरे को ओन डिबेंचर अकाउंट बने नो, तो इस एंट्री की पोस्टिंग, ये दोनों एंट्री 1 मार्च को हो जाएगी। ये दोनों एंट्री कब होगी? 1 मार्च को। यस और नो? तो इस एंट्री की मैं पोस्टिंग कर देता हूं। ये तुम वर्किंग नोट भले ही क्या करना है, एक पूरा पेज छोड़ के लिख देना एक बार। तो एक पेज छोड़ के वर्किंग नोट जरूर लिखना। अभी फर्स्ट केस है, इसलिए मतलब बाद में पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इधर लिखता हूं 2। बोलो आई बात समझ में? 2 ओन डिबेंचर्स, और एक क्या लिख दे? 2। कितना प्रॉफिट है कैंसिलेशन पे? 150। बोलो समझ में आ रहा है? ये दोनों एंट्री कब हो जाएगी? 1 मार्च को। अब पहला हाफ ईयर एंड हो गया, पहला हाफ ईयर एंड हो गया, तो 30 जून को टू बैलेंस कैरीड डाउन 45,000 रुपए। फर्स्ट केस लिए, इसलिए इंटरेस्ट भी अलग बनवा दूंगा मैं ना अभी। ठीक है? अब इंटरेस्ट का अकाउंट बनाओ पहले हाफ ईयर के लिए। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? वापस समझाऊं? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, अब आ जाओ आप लोग डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट पे। अब बनाओ डिबेंचर इंटरेस्ट, ये 3-4 लाइन के बनाना। अब मेरे को बताओ, कंपनी इंटरेस्ट, कंपनी क्या आपके हिसाब से इंटरेस्ट देगी क्या, या कंपनी फिक्स डेट को इंटरेस्ट देगी? अब कंपनी 30 जून को एंट्री कैसे करेगी इंटरेस्ट की? बताओ, कंपनी ने वो डिबेंचर तो कैंसिल कर दिए,
भाई वो डिबेंचर कौन सी तारीख को कैंसिल हो गए? 1 मार्च को कैंसिल कर दिया ना कंपनी ने डिबेंचर। तो 30 जून को इंटरेस्ट कितने पे देना रहा कंपनी को? सिर्फ 45,000 पे इंटरेस्ट देना रहा। और 1 मार्च को कंपनी कैंसिल कर चुकी है, वो इंटरेस्ट कंपनी ऑलरेडी पे कर चुकी है। यस और नो? तो सबसे पहले मेरे को बताओ कंपनी एंट्री कैसे करती है? 30 जून को। अब यहां मेरी बात सुनना ध्यान से। कंपनी ने 30 जून को डिबेंचर इंटरेस्ट कितने पे देना है? क्योंकि बाकी कैंसिल कर चुकी है। कितने महीने का? कितना आता है ये? 13। और एक कंपनी 1 मार्च को इंटरेस्ट दे चुकी होगी ऑलरेडी कैंसिल करके। यस और नो? तो कितना इंटरेस्ट दे चुकी होगी? 2 महीने का अपन निकाला था। तो अब मेरे को बताओ 1 मार्च को कंपनी एंट्री करती है टू बैंक, तो खत्म ही कर दिया। और 30 जून को कंपनी एंट्री करती है 45,000। और 30 जून को कंपनी इसको P&L राइट ऑफ कर देती है। समझ में आया? बोलो कोई डाउट? कोई कंफ्यूजन यहां तक? बोलो। अब ये बात की हमने फर्स्ट हाफ की, फर्स्ट हाफ में कोई दिक्कत? अब बात करते हैं सेकेंड हाफ ईयर की। तो अब लिखो सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ मतलब अब कहां से कहां तक चलेगा? 1 जुलाई से लेकर दिसंबर तक। वापस बनाओ 6% डिवेंचर अकाउंट। अब लगभग 2 एंट्री है इसलिए आधे पेज का बना लेना। 6% डिवेंचर अकाउंट, डेट पर्टिकुलर द अमाउंट, डेट पर्टिकुलर द अमाउंट। 6% डिवेंचर अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट। डेट 1 जुलाई को ओपनिंग बैलेंस लेकर आओ। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000। ठीक है। अच्छा डिवेंचर इंटरेस्ट का ही बना लेना एक बार। 1/4 पेज का डिवेंचर इंटरेस्ट भी बना लेना। ओपनिंग बैलेंस तो होगा ही नहीं कुछ भी। इंटरेस्ट अकाउंट बना लेना। अब मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, अब अगला केस समझो। अब अगला कंपनी ने बाइंग कौन सी तारीख को किया बताओ? 1 अगस्त को 10,000 रुपए का कितनी फेस वैल्यू पे? 100। और वो क्या प्राइस है? वो कम इंटरेस्ट है। वो क्या प्राइस है? वो कम इंटरेस्ट है। तो क्या करें बताओ? सबसे पहले वापस वर्किंग नोट नंबर। अब देखो फेस वैल्यू कितना परचेज किया? 10,000। और कौन सी डेट को परचेज किया? तो आखिरी इंटरेस्ट कब पे किया होगा? 30 जून को। तो अब इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना होगा? 10,000 पे कितना परसेंट? कितने महीने का? 1 महीने का। कितना आता है? ये 50 रुपये आ रहा है। 50 ही आ रहा है। 50। तो टोटल कितना वैल्यू पे किया बताओ अपन ने? टोटल वैल्यू पेड कितना है? व्हाट इज द टोटल वैल्यू पेड? 100 डिवेंचर 100.25। 10,000 मतलब 100 डिवेंचर हो गए ना। 10,000 25 रुपए। और लेस इंटरेस्ट कितना पे किया? तो अमाउंट पेड फॉर डिवेंचर। अब इसमें भी एंट्री कैसे करेंगे बताओ? पहले परचेज की ओन डिवेंचर कितना?
ठीक है, बोलो। ओन डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, समझ आता है। और अब इस डिबेंचर क्या करते हैं अपन लोग, अब इस डिबेंचर क्या करते हैं, कैंसिल कर दें। अब कैंसिलेशन एंट्री कैसे करें, 6% डिबेंचर 10,000 टू, और टू गेन ऑन कैंसिलेशन, कितना गेन हो गया, बोलो समझ में आया, एनी डाउट। और क्योंकि कंपनी ने कैंसिल कर दिया तो इंटरेस्ट की भी एंट्री कर दें अपन, कॉपी कर लिया ये वाला। तो 1 अगस्त को इंटरेस्ट की एंट्री भी कर दो। ये तो कैंसिल हो चुके हैं डिबेंचर, कितना पे किया कंपनी ने इंटरेस्ट, चेक करो इस एंट्री में, देखो इंटरेस्ट टू बैंक आ रही है ना एंट्री, इसकी लेजर पोस्टिंग कर दी। और इधर 1 अगस्त को एंट्री कैसे करें, टू ओन डिबेंचर्स 99 टू गेन ऑन कैंसिल 25 रुपए। एनी डाउट, आई बात समझ में, बोलो वापस समझाओ, हो गया, करते का हो गया। हाँ, अब बताओ अगला केस। अब वापस कब खरीदा हमने, अब जो प्राइस, अब वापस कब खरीदा हमने, 15 दिसंबर को। और अब 2,500 एट फेस वैल्यू 98.5 एक्स इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट अलग से पे किया। अब वापस वही बात है, तो लिखो अब वापस नेक्स्ट कैलकुलेशन। अब फेस वैल्यू परचेज कितना था, 2,500 रुपए, मतलब कितने डिबेंचर, 25 डिबेंचर। और अब टोटल पेड कितना हुआ, टोटल वैल्यू पेड 25 डिबेंचर, क्या रेट पे बच्चों, कितना आता है, 25 × 98.5 निकालो, निकालो कितना आ रहा है। ये एक्स इंटरेस्ट है 24, ठीक है। अब ये प्योर डिबेंचर की वैल्यू है और इंटरेस्ट अलग है, तो इंटरेस्ट कितना होगा बताओ। अब आखिरी इंटरेस्ट कब पे किया था, 30 जून को। तो अब बताओ, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 5 महीने पूरे, और आधा महीना 5.5 महीने का हो गया। तो 2500 पे क्या रेट है, 5.5 महीनों का कितना आता है, चेक करो, 68 पॉइंट। तो टोटल कितना पे किया, ऐड करो इसको, कितना हो टोटल पेड, 2531 पॉइंट। अब ध्यान दो एंट्री कैसे करें, वापस समझो। एंट्री कैसे होगी, ओन डिबेंचर, डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, ये होगी एंट्री। और कैंसिलेशन की एंट्री कैसे करें, 6% डिबेंचर 2,500 कैंसिल किए, टू ओन डिबेंचर, और टू गेन, गेन कितना हुआ, 37.5 का गेन आ रहा है, 37.5 गेन आ रहा है। इसकी पोस्टिंग कर दे, अब ये 15 दिसंबर को हो जाएगी पोस्टिंग। और इधर कोई कॉपी कर लिया, कर लो फटाफट, कॉपी कर लो इसको। इसकी पोस्टिंग कर देना ऊपर 15 दिसंबर को। तो अब यहां पोस्टिंग करो 15 दिसंबर को, टू ओन डिबेंचर कितना, 2462.5, और वही 15 दिसंबर को टू गेन ऑन कैंसिलेशन 37.5। और अब बैलेंस कितना आ जाएगा, अब बच गया कितना बैलेंस बचा,
32,500 टोटल लगा लो। 45,000 और 45,000 और इंटरेस्ट की एंट्री करो। इंटरेस्ट की पोस्टिंग 15 दिसंबर को कर दो टू बैंक। कितना इंटरेस्ट कितना था? 68.75 ना, 68.75 इंटरेस्ट। और बाकी अब 31 दिसंबर को अब कितना पे कर देंगे? 31 दिसंबर को अब जो बचा कितना है? 32,500 और बचा हुआ है। इस पे 6% और कितने महीनों का? कितना आता है ये? टोटल लगा लो और इधर लिख लो बाय P&L। टोटल कर लो कितना आ रहा है? 975 प्लस कर लो कितना आ रहा है? 1093.75। तो आई बात समझ में? समझ में आया? कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल?